हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। और अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा चल रहा है शब्द विचार, जिसपे हम एक क्लास कर चुके हैं। तो हमने पढ़ा था कि शब्द, हमने क्या पढ़ा था शब्द रचना में, कि शब्द की जो रचना हो कितने प्रकार से, कितने टाइप में इसको वर्गीकृत किया गया है, वो पढ़ा था हमने 4 टाइप में। कौन सा था? पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या इसको हम बोल सकते हैं स्रोत के आधार पर। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था रचना के आधार पर। फिर आता है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर आता है हमारा वाक्य में प्रयोग के आधार पर, या विकारी हम बोल सकते हैं, विकारी शब्द। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे 5 टाइप थे: देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड टाइप था हमारा वो था रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है रचना अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर है। तो क्या हो जाएगा हमारे रचना के आधार पर? कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे? 3 प्रकार के। कौन से होंगे? नंबर 1 आता है रूढ़, रूढ़। फिर आता है हमारा यौगिक, और तीसरा है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़। रचना, रचना 3 अक्षर हैं यहाँ। तो 3 टाइप में, उत्पत्ति में कितने थे? 5 टाइप थे, और रचना में कितने हैं? 3 टाइप हैं। कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखते हैं हम रूढ़ कौन से होते हैं। रूढ़ कौन से होते हैं? जिनके खंड न किए जा सके, या जिन शब्दों के टुकड़े न किए जा सके। हम लिखेंगे जिन शब्दों के खंड, या हम बोल सकते हैं टुकड़े न किए जा सके, न किए जा सके। जिन शब्दों के खंड या टुकड़े न किए जा सके वो शब्द कौन से होंगे हमारे? रूढ़। कौन से होते हैं? जैसे घर। क्या आप घर को तोड़ सकते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे घ और र तोड़ दिया, घ और र। लेकिन ये शब्द कहाँ है फिर? ये तो वर्ण हो गया। घ वर्ण हो गया, र अलग वर्ण हो गया, वर्ण हो गई। ये शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? शब्द किसको कहेंगे हम? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। तो इसलिए हम घर को नहीं तोड़ सकते। इसी टाइप से आ गया आपका गधा, घोड़ा। ये जो शब्द है रूढ़ शब्द है, घर, गधा, घोड़ा। इन शब्दों को हम टुकड़े नहीं कर सकते, इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। इसके बाद आता है हमारा यौगिक। यौगिक कौन से होंगे? यौगिक का अर्थ क्या होता है? जो मेल से बने हो, जो मेल से बने हो। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को हम कौन से शब्द कहेंगे? यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्द कैसे? जैसे मैंने लिख दिया राजपुत्र, राजपुत्र। तो ये यौगिक है। क्यों है? क्योंकि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे इसका टुकड़े नहीं कर सकते थे तो ये रूढ़ था, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं तो ये यौगिक है। यौगिक मतलब 2 चीजों से जुड़कर बना है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से जुड़कर बना है। इसके टुकड़े कैसे करेंगे हम? राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तोड़ दिया हमने इसको। विद्यालय, विद्यालय, इसको क्या बोलेंगे हम? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यह समास कौन सा है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। कौन सा समास है ये? संबंध तत्पुरुष समास है। यहाँ विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष
समास। तत्पुरुष समास कौन सा समास है यहाँ? तत्पुरुष समास। डायरेक्ट पूछ सकते हैं तत्पुरुष समास कौन से शब्दों में होता है? यौगिक शब्दों में। अगर डायरेक्ट आ जाए तो क्या कहेंगे? यौगिक शब्दों में। इसके बाद आता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होगा? जो रूढ़ भी होंगे यौगिक भी होंगे, वो कौन से होंगे? योग रूढ़। योग रूढ़ नाम से ही पता चल रहा है, योग से यौगिक, रूढ़ से रूढ़। जो यौगिक होते हुए भी, रूढ़ होते हुए भी कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। जैसे कि पीतांबर, पीतांबर, गजानन, जलज। एक तीसरा अर्थ आपको निकाल कर दे रहे हैं, जो यौगिक भी है, रूढ़ भी और फिर भी रूढ़ है, वो कौन से हैं? आपके योग रूढ़, जो आपको एक तीसरा अर्थ निकाल के देंगे। पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, जो कौन होते हैं? श्री कृष्ण भगवान। गजानन यानी कि श्री गणेश, श्री गणेश भगवान। जलज का कमल, जलज कमल। कौन सा समास है यहाँ? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जहां ना पहले पद की चलती ना दूसरे पद की किसकी चलती है? सिर्फ बहु की चलती है। ना पति की चलेगी ना सास की, किसकी चलेगी? बहु की चलेगी। जहां पे ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, कौन सा पद प्रधान होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। तीसरा पद किसको बोल रहे हैं हम? बहु को। तो वो कौन सा समास होता है हमारा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रचना के आधार पर, जिसके कितने टाइप है? यहाँ 3 अक्षर है, 3 टाइप होंगे। कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ रूढ़िवादी आप कह सकते हैं। जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो रूढ़िवादी ही रहते हैं, वो अपने विचार नहीं बदलते। तो आप उस टाइप से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। रूढ़ यानी कि उन शब्दों के टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम उनको नहीं बदल सकते। सेम उसी तरह रूढ़, उनको भी हम नहीं टुकड़े कर सकते। जैसे घर, गधा, घोड़ा, गंगा, सूर्य, ये ऐसे शब्द हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा यौगिक, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या होगा? मेल से बने होंगे, दो या सब, किसके मेल से बने होंगे? दो से अधिक शब्दों के मेल से। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कौन सा समास है यहाँ? तत्पुरुष समास है। डायरेक्ट पूछ लेंगे तत्पुरुष समास कौन से शब्दों में आता है? यौगिक शब्दों में। और बहुब्रीहि समास कौन से शब्दों में आएगा? हमारा योग रूढ़ शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप है वो रहेगा हमारा अर्थ के आधार पर। थर्ड जो टाइप है वो रहेगा हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन से? जैसे कि एकार्थी, अनेकार्थी शब्द। या तो एक अर्थ होगा या अनेक अर्थ होगा या फिर समान अर्थ होगा। समान अर्थ हम किसको बोलते हैं? पर्यायवाची को। पर्यायवाची। और एक रह गया हमारा विपरीतार्थक। अर्थ के आधार पर 4 टाइप होंगे। 4 टाइप कौन से? या तो एक शब्द का एक अर्थ होगा, या उसका अनेक अर्थ होंगे, या फिर वो पर्यायवाची होंगे जो कि सेम अर्थ देंगे, या सब अर्थ समान होगा। विपरीतार्थक जिसके अर्थ क्या होंगे? विपरीत होंगे। एकार्थी शब्द कौन से होंगे? जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ निकले। जैसे कि राधा,
सूर्य, गंगा। एकार्थी शब्द कौन से होंगे जिसका एक अर्थ निकले? राधा, सूर्य, गंगा, घोड़ा, गधा, ये सारे क्या हैं आपके एकार्थी शब्द है। अब कोई गंगा आपको कहेगा तो आप कोई और मीनिंग सोचेंगे? नहीं, गंगा का एक ही अर्थ है। अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले, क्या होंगे? जिसके अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले। अनेक अर्थ कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कर, तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में आएगा दो आंसर। कर, कर का मीनिंग क्या होता है? टैक्स भी होता है, टैक्स, और एक कर का मीनिंग होता है हाथ। अब आप सोचेंगे कौन से कर की बात कर रही है मैडम? तो ये कौन से शब्द होंगे? अनेकार्थी, जिसके दो अर्थ निकले, टैक्स और हाथ। जैसे सोना, अब मैंने बोल दिया सोना, तो आप सोचेंगे कौन सा सोना? सोने वाला सोना, स्लीप, या फिर गोल्ड? कौन से सोने की बात कर रही है मैडम? है ना, गोल्ड, और एक होगा स्लीप। तो कौन सा सोना है? ये दो अर्थ निकल रहे हैं, तो जो इस टाइप के होंगे उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। फिर आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची को हम क्या बोल सकते हैं भाई? समानार्थी, समानार्थी, जिसके अर्थ क्या होंगे? समान होंगे, जो एक जैसे अर्थ देगा आपको। जैसे मैंने बोल दिया सूर्य, भानु, रवि। रवि भी सूर्य को ही बोलते हैं, भानु भी सूर्य को बोलते हैं, और सूर्य सूर्य है ही। तो ये कैसे अर्थ है? समानार्थी, समानार्थी। किसको बोलेंगे हम? पर्यायवाची को। विपरीत, जिसके अर्थ कैसे होंगे? विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। विपरीत कैसे होंगे? जैसे मैंने लिख दिया अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। दिन रात, दिन रात, ये शब्द कैसे होंगे आपके? विपरीतार्थक शब्द। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर चार टाइप हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। एकार्थी जिसमें एक अर्थ निकले, वही रूढ़ वाली बात, जिसके टुकड़े न कर सके, है ना, जिसका एक अर्थ निकले। राधा, सूर्य, गंगा, ये सारे कैसे हैं? एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी में आ जाएगा जिसके अनेक अर्थ निकले, जैसे कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, और एक इसका मीनिंग होता है टैक्स। सोना, सोना कौन सा सोना? गोल्ड वाला या स्लीप वाला? पर्यायवाची, पर्यायवाची जिसके सेम अर्थ निकले, जैसे सूर्य का है सूर्य, भानु, रवि, ये इसके क्या है? सेम अर्थ निकल रहे हैं। और फिर आता है विपरीतार्थक, जिसमें विपरीतार्थ हो, जैसे दिन रात, अच्छा बुरा। अब आता है फोर्थ टाइप हमारा विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, या हम बोल सकते हैं व्याकरण में प्रयोग के आधार पर। तो इसमें दो टाइप होते हैं विकार के आधार पर। एक होता है विकारी, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होगा उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विकारी। विकार कैसे उत्पन्न होगा? विकार कैसे उत्पन्न होगा? लिंग, वचन, क्रिया और काल। लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर परिवर्तन होगा। लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर परिवर्तन होगा, वो कौन से कहलाएंगे? हमारे विकारी। और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा वो कौन से हो जाएंगे? हमारे अविकारी। परिवर्तन नहीं होगा वो कौन से हो जाएंगे? अविकारी। विकारी कौन से होंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर क्या होगा? परिवर्तन होगा। और अविकारी कौन से हो जाएंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हो जाएंगे हमारे अविकारी। विकारी कौन से होंगे हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
कैसे विकार उत्पन्न, वो हम एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लड़का खेल रहा है, एक मैंने लिख दिया लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है। ठीक है, यहां से देखिए लड़का खेल रहा है। अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या लिखा लड़का, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा लड़की। लड़की के लिए आएगा रही है और लड़के के लिए आएगा रहा है। तो ये लड़का लड़की क्या है, यहाँ चेंज किया ना हमने, किसके आधार पर चेंज किया हमने, लिंग के आधार पर यहाँ हमने चेंज किया। और लड़का लड़की क्या है, हमारे संज्ञा शब्द है। इस टाइप से होगा हमारा संज्ञा के आधार पर परिवर्तन, संज्ञा के आधार पर परिवर्तन। और फिर इसी के अंदर क्रिया, क्रिया के आधार पर परिवर्तन कैसे होगा, लड़का क्या यूज किया हमने रहा है, लड़की के लिए क्या यूज किया रही है। अगर मैं लिखूं यहाँ वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो यहाँ जो शब्द आया हमारा रहे हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हुआ हमारा क्रिया के आधार पर परिवर्तन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन, जिसमें मैंने लिख दिया रहा है, रहे हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं ये। अब लड़का लड़की की जगह मैंने क्या लिख दिया वे, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मैंने क्या लिखा वे। तो वे क्या है हमारा सर्वनाम, वे क्या है हमारा सर्वनाम। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम के आधार पर परिवर्तन। विशेषण, विशेषण में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। और लड़की के लिए हम लिखेंगे तो क्या, जैसे मैंने लिखा यहां लिख देती हूं मैं, कहां लिखे, ऊपर ही लिख देते हैं भाई। जैसे यहां लिखा मैंने एक और, वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो जो हमने यहाँ लिखा लड़के के लिए बात कर रहे थे अच्छा, लड़की के लिए बात की अच्छी। जो ये अच्छा है ये क्या है हमारा विशेषण है, यहाँ उनकी विशेषता बताई गई है। क्या है ये हमारा विशेषण। तो विशेषण भी तो हमने चेंज किया ना, लड़के के लिए अच्छा शब्द यूज किया और लड़की के लिए अच्छी। यानी जिन शब्दों के में लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों को हम परिवर्तित कर सके, वो शब्द कौन से होंगे हमारे विकारी। फिर आता है हमारा अविकारी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अविकारी। अविकारी कौन से हो जाएंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमारा आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और फिर आएगा हमारा विस्मयादि बोधक, क्या लिख देते हैं विस्मयादि बोधक। और फिर आएगा हमारा निपात। ठीक है, अविकारी में कौन से हो जाएंगे हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। कैसी, किसकी विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए। जैसे मैंने लिखा वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या हुआ, क्रिया हुई। उसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे। ये देखिए एक मैं लिख देती हूँ यहाँ, वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, चलता है, चलना, ये तो क्या हो गई हमारी क्रिया।
ये क्या हो गई हमारी क्रिया। और धीरे धीरे क्या है हमारा विशेषण। धीरे धीरे क्या है विशेषण। चलने की तो क्रिया है धीरे धीरे, सॉरी चलने की ही तो विशेषता है धीरे धीरे। तो ये क्या है हमारे क्रिया और ये क्या है हमारा विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बता दी हमने। क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया क्या है चलना, और उसकी विशेषता क्या है धीरे धीरे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे। तेज, वह तेज दौड़ता है या वह तेज चलता है। जो इस टाइप के शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे क्रिया विशेषण। फिर आता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होंगे हमारे, लेकिन, और, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, और, किंतु, परंतु और इसलिए, ये शब्द जो है वो हमारे कौन से हो जाएंगे, समुच्चय बोधक। संबंध बोधक, जो संबंध दर्शाए। संबंध कैसे दर्शाए, जैसे के पास, के पास, वह लाइब्रेरी के पास खड़ा है ना। बगल, बगल में, वह उसके बगल में रहता है। तो के पास, बगल, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो हो जाएंगे हमारे संबंध बोधक। विस्मयादि बोधक, हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, ऐसे शब्द क्या होंगे विस्मयादि बोधक। निपात कौन से होंगे, निपात, भी कैसा है, निपात है। ही भी कैसा है, निपात है। तक, ही, तक, ही, ऐसे, ठीक है। निपात कौन से होंगे हमारे, भी और तक, ही। तो अभी हमने पढ़ा विकार के आधार पर। विकार के आधार पर दो प्रकार थे, विकारी और अविकारी। विकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया और काल के आधार पर परिवर्तन होगा। कौन से थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आता है हमारा अविकारी। अविकारी में आ जाएंगे हमारे पांच कौन से थे हमारे। नंबर 1 पे था हमारा क्रिया विशेषण, फिर आता है हमारा समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक, और 4th नंबर पे था हमारा विस्मयादि बोधक, और लास्ट रह गया हमारा निपात। लास्ट कौन सा है, निपात। निपात में क्या है, जो है वो अविकारी शब्द है। निपात कैसा है आपका, अविकारी। शब्द रचना में हम इतना ही पढ़ते हैं। एक इसमें थोड़ा सा तत्सम तद्भव जो शब्द है उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा और डीप में करने की कोशिश करेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव क्या थे हमारे, देखिए तत्सम और एक है तद्भव। तद्भव, तत्सम, तत् का मीनिंग क्या हुआ, उससे या उसके। सम मतलब समान, तद मतलब उससे, और भाव मतलब उत्पन्न। भाव का मीनिंग क्या होता है, उत्पन्न। तत्सम में तो क्या होगा, उसके समान। उसके, किसके समान, तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, जो हमारे हिंदी का विकास हुआ वो कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। हिंदी का विकास कहां से हुआ है, संस्कृत से। संस्कृत, फिर आई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर आई हमारी हिंदी। फिर आई हमारी हिंदी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो हम यहाँ बोल रहे हैं ना उसके समान, तो सीधा माइंड में आना चाहिए किसके समान। किसके समान कहेंगे हम, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान।
और तद्भव में क्या हो जाएगा, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न और संस्कृत के समान। क्या है इनका मीनिंग देखिए, संस्कृत के समान जो शब्द जो के तो संस्कृत से उठा के हिंदी में हमने यूज कर लिए वो तो हो जाएंगे संस्कृत के समान, और जिन शब्दों को हमने संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया वो शब्द जो है वो हो जाएंगे हमारे तद्भव शब्द। संस्कृत के जो के त्यो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वो होंगे हमारे तत्सम, और जिन शब्दों का हमने रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया जो उत्पन्न तो हुए थे संस्कृत से परंतु हमने उनका रूप बदल दिया वो कौन से हो जाएंगे हमारे तद्भव। अब कुछ आगे हम शब्द देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं, हम इसके कुछ पढ़ लेते हैं कि संस्कृत में तत्सम में कौन से आएंगे और तद्भव में कौन से शब्द आएंगे। जैसे अण, अगर आपको ये अण कहीं दिखाई दे तो वो शब्द कौन सा होगा, तत्सम। इस अण को तद्भव में हमने हिंदी में क्या रूप दिया, न। हिंदी में क्या रूप दिया हमने इस अण को, न। अगर अण लिखा हुआ है तो वो तत्सम शब्द है, न लिखा हुआ है तो वो कौन सा शब्द होगा हमारा, तद्भव। इसी तरह वह किस में यूज होता है, तत्सम शब्दों में। उसका हिंदी रूप क्या बना दिया हमने, वह का ब। वह का हिंदी रूप क्या बनाया हमने, ब। हिंदी रूप हम तद्भव को बोल रहे हैं। हिंदी रूप हम किसको बोल रहे हैं, तद्भव को। अगर ऊपर अंक की बिंदी है तो कौन सा शब्द होगा, तत्सम। और अगर चांद बिंदु है तो कौन सा शब्द होगा, तद्भव। ये बिंदी एक अनुस्वार किसमें यूज होती है, तत्सम में। अनुनासिक, चांद बिंदु अनुनासिक ये किसमें यूज होता है हमारा, तद्भव यानी कि हिंदी शब्दों में। अक्षर, अक्षर किसमें होगा, संस्कृत में। और हिंदी में हमने क्या यूज किया उसको, छ या ख, छ या ख। अगर अक्षर लिखा हुआ है तो तत्सम शब्द है, छ या ख लिखा हुआ है तो तद्भव शब्द है। अक्षर का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, छ या ख। और त्र, नाम से साउंड आ रही है ना, त्र, तो इसको हमने क्या यूज किया, त। त्र को त। और श, ये वाला स या ये वाला स, उसको हमने हिंदी में क्या यूज किया, स। से सपेरा वाला। ऋषि, ऋषि। और ये भी किसमें, और र के सारे रूप, नीचे र, ऊपर र, जो ये रूप है र के ये सारे किसमें आएंगे, आपके तत्सम शब्दों में आएंगे। ये कुछ शब्द हैं जिनसे हमें ये पता लगेगा कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। अगर कहीं भी आपको अक्षर, त्र, श, सलगम वाला और से षटकोण वाला, अण, व, अंक की बिंदु, ऋषि, र किसी भी रूप में आपका ऊपर रह हो या नीचे रह हो, सारे आपके किसके शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और तद्भव रूप क्या हो जाएगा उनका, छ, ख, त, स, न, ब और चांद बिंदु, जो इस टाइप के आएंगे आपके वो रहेंगे आपके तद्भव। जैसे मैंने लिख दिया कार्य, कार्य कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। मैंने लिखा कक्षा, कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अक्षीर, क्षीर कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अब हमने पढ़ा अक्षर का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, छ होगा या ख होगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ख। क्या आएगा, ख। अक्षर का जो हिंदी रूप है वो क्या है, ख है। क्षीर को क्या बोलेंगे, खीर। आंत्र, आंत्र, आंत्र को क्या बोलेंगे हम, आत। आत, आंतर, ऊपर अंकी बिंदी है, कौन सा शब्द है, तत्सम। ऊपर चांद बिंदी आ रही है, कौन सा शब्द है, तद्भव। जिस चांद बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक।
क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और इस अंग की बिंदी को हम बोलते हैं अनुस्वार। इसके अलावा आम्र, 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 आम्र कौन सा शब्द है? तत्सम। और आम, आम लिखेंगे तो कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा? तद्भव। और आमलक, आमलक आंवला, आंवले को बोलते हैं हम आमलक। अट्टालिका, अटारी, अट्टालिका, अटारी, ये कुछ शब्द हैं। सलाका, सलाका किसको बोलते हैं हम? सलाई, सलाका, ये सलाका, ये कौन सा है हमारा? तत्सम शब्द है, क्योंकि ये वाला शय आ रहा है। इसका जो हिंदी रूप होगा वो क्या होगा? इस शय को हमने किस में चेंज किया? स में, तो हिंदी रूप क्या हो जाएगा? सलाई। क्या हो जाएगा? सलाई, सलाका, सलाई। ठीक है, तो वही आज हमारा शब्द रचना का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, जिसको हमने 2 क्लासों में कंप्लीट किया है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। तो मिलते हैं कल की क्लास में।